हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी। और सीएचएस में देखिए 11th की तैयारी में अगर आप हैं और आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम को टाल दिया गया है 11th या फिर 6 या फिर 9th, किसी के लिए भी हर एक ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी एंट्रेंस होने वाला था सब कुछ टाल दिया गया है, पीछे कर दिया गया है। अब ये जो आगे वाली डेट है वो कोई निश्चित नहीं है किस डेट को। अभी जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता तब तक आपको डेट के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं दी जाएगी कि कौन सी डेट पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए 3 मई तक का इंतज़ार कीजिए। 3 मई के बाद जब एग्ज़ाम लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आपका पता चलेगा कि किस डेट को आपका ये एग्ज़ाम होना है, तब तो आपको बता दिया जाएगा। और वैसे लगातार आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि संभवतः जब भी लॉकडाउन खुले और जब भी एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो 10 से 15 दिन ही शेष बचेंगे आपको आपके पास, क्योंकि अनाउंस करने के बाद जल्दी ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि समय वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आगे का सत्र भी चालू करना है। तो इसकी वजह से आपको जब भी अनाउंस किया जाएगा तो समय बहुत कम बचेगा, इसलिए अभी से तैयारी करते रहिए। आप अपना गोल क्लियर रखिए और तैयारी करते रहिए। और आज जैसे कि होता है कि अब देखिए 11th में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो 11th में 3 सेक्टर होते हैं। पहले बात तो एक मैथ का हो गया, एक बायो का हो गया, एक एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 जगह हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैथ के लिए आपको मैथ होता है, आपके पास मैथ है। और बायो के लिए बायो है जो स्पेशल है। बाकी हिंदी, इंग्लिश और जीके, और जीके के साथ में आ जाएगा ये अपना साइंस, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इन दोनों में कॉमन होता है। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश वही और जीके भी वही सेम रखता है। बट यहाँ पे बायो और मैथ छोड़ करके आपके पास जो आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं। तो यही बेसिक बेसिक रहता है। तो कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर मैं बायो पे बेसिक आप क्वेश्चन बताइए, मतलब कि तैयारी करवाइए। तो बायो के लिए भी आपका ये हिंदी है, तो हिंदी को आपको बायो के लिए भी पढ़ना ही होगा। सो प्लीज़ आप बायो के लिए भी पढ़ते रहें। जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स बस ख़त्म होने को है, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं और मैंने ख़त्म कर दिया है लगभग। और आप उनको पढ़ते रहें। बाकी होगा तो फिर बायो को भी स्टार्ट किया जाएगा। यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आपको बायो भी समझा पाएँ। वो वैसे समझाने की क्या बात है, आप तो पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, क्योंकि आपने जो भी हाई स्कूल में पढ़ा है उसी पे पूरा सब कुछ रहेगा और कुछ अलग से नहीं आने वाला है। तो हाई स्कूल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो जितना आपने हाई स्कूल में पढ़ा है उतना चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और बस उन्हीं को आप दोहराते रहें। और चलिए आज समाज शुरू कर रहे हैं हिंदी में। और समास देखिए संधि में हमने पढ़ लिया था, 2 अक्षरों के बल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। तो समास में क्या होता है, समास में 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे दिया है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समासिक पद या समास कहते हैं। कुल मिला के बात इतने से आती है कि 2 शब्द जब एक साथ मिले होते हैं वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, कोई अक्षर नहीं बदलता है। तो या फिर थोड़ा बहुत बदलेगा भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन शब्द जुड़ेंगे, वहाँ पे अक्षर जुड़ते हैं। संधि में अक्षर जुड़ते हैं, अ और आ जुड़ेंगे, ऐसे करके संधि में जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास शब्द ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पे शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो समासिक पद वो कहलाते हैं या फिर समास कहलाते हैं। और समास के भेदों की अगर बात करेंगे तो अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, उसके बाद आ जाता है द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये कुल मिला के 6 प्रकार के समास हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दी गई है, 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, वो सब इसी समास से रिलेटेड है। और बहुत ही आसान होता है समास को। देखिए मुश्किल जहाँ पे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, जो आसान होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो समास में बहुत ज़्यादा आसान होता है।
चलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास को समझते हैं। पहले बात तो वहाँ पे देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब कि बदलता नहीं है और किसी काम का नहीं, मतलब ज़्यादा प्रधानता उसकी कम रहती है। तो प्रथम पद प्रधान होने का मतलब होता है कि पहला पद प्रधान, उस पे उसकी क्या कहते हैं कि प्रधानता ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे प्रधानता का मतलब ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, कोई प्रधान बता नहीं पाता है, मतलब हमने तो कभी सही से नहीं पढ़ा। प्रधान इन दोनों में कौन प्रधान, मतलब क्या, मुख्य रूप से मुखिया के रूप में। अब जैसे यहाँ पे यथा और शीघ्र, यथा शीघ्र दिया है, यथा और शीघ्र, ठीक है। तो यथा शीघ्र मतलब यहाँ पे होता है शक्ति के अनुसार। यथा माने होता है अनुसार, शक्ति माने शक्ति होता है। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अब उसमें प्रथम पद जो दिखा है यथा, और दूसरा जो दिया गया है वो शक्ति दिया गया है। अब जो दूसरा पद है वो शक्ति है, वो अव्यय है, यानी कि उसका व्यय नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता वो तो। और यहाँ पे यथा प्रधानता किस प्रकार से दिखा रहा है, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब कि आपको लगना चाहिए ना कि वो प्रधान है। एग्जैक्टली वो चीज़ें मैंने अभी तक सही से समझी नहीं है, यानी कि किसी ने समझाया नहीं। बस हर कोई जब बताना का शुरुआत करता है तो यही कहता है कि प्रथम पद प्रधान प्रधान हो और दूसरा पद अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो ये तो हो गई बताने का तरीका, लेकिन प्रधानता हमको समझ में आया पढ़ने के बाद, ये तुरंत नहीं समझ में आता है। खैर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करते करते आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अव्ययी भाव, तो यहाँ पे जो दूसरा पद होता है अव्ययी होता है, यानी कि नष्ट ना होने वाला, यानी कि बदलने ना वाला, यानी कि स्थिर रहने वाला, और तो उसका भाव वो भाव के रूप में होगा, तो ये अव्ययी भाव होगा। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा यथा शीघ्र, मतलब यथा मतलब अनुसार, शीघ्र माने शक्ति के साथ। यथा शक्ति, यथा शीघ्र शीघ्रता से, सपरिवार माने परिवार के साथ, परिवार सहित। तो यहाँ पे स जो है, स जो है वो प्रथम पद है, प्रधान है, जो परिवार द्वितीय है, वो अव्ययी है। सानंद, साथ, आनंद, यानी आनंद के साथ। इसमें सा जो है वो प्रधान है और नंद आनंद जो है अव्ययी है। ऐसे अजन्म यानी जन्म भर, आजन्म जन्म भर, तो आ जो है वो प्रधान है, और जो जन्म आ है वो जन्म भर को दर्शाता, तो वो सॉरी जन्म है वो अव्ययी है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। आगे बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास जो दिया गया है इसमें लिखा गया है जिस सामासिक पद का दूसरा पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले वाले में प्रथम पद प्रधान था, दूसरे में द्वितीय पद प्रधान है। अब जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे समास विभक्ति चिन्ह का या लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह मतलब जैसे को, से, में, पर, ये सब क्या है, लोप है, यानी ये सब नहीं है, तो इन्हीं को कहते हैं विभक्ति चिन्ह का गायब होना। अब यथा यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त हुआ, यानी उसको यश प्राप्त हुआ। अब यश में जो दूसरा प्राप्त दिया गया है ये प्रधान है, और यश क्या है, अव्ययी है। वो एक अव्ययी का मतलब होता है जो जिसमें ज़्यादा बदलाव ना हो सके। तो प्राप्त क्या है, दूसरा पद है, ये प्रधान है। सुखप्रद, सुख क्या है, सुख एक सुख एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया प्रद। अब जो प्रद है ये क्या है, प्रधान है, इस वजह से ये सुख देने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो यहाँ पे अंध जो है ना वो प्रधान है। जलमग्न, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है, प्रधानता किस पर देखी जा सकती है। जैसे जलमग्न में जल जो है वो एक स्थिर या फिर पहले से शाश्वत है, मतलब एक सामान्य सी बात हो। और जो मग्न यानी कि वो उसके बारे में ये बता रहा है, जो भी बताए बाद में जिसके बारे में, वो होता है प्रधान। जैसे जल
तो सामान्य सी बात है, मग्न मतलब डूबा हुआ, तो जल में डूबा या फिर जल में मग्न ये होता है। मग्न मतलब कि डूबा हुआ, तो वो उसकी प्रधानता बता रहा है, मतलब वो उसके बारे में बता रहा है, तो वो प्रधान हो गया। आपबीती यानी स्वयं पर जो बीतता है उसको आपबीती कहा जाता है। तो हमने पहले देखा अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद क्या कहता था, प्रधान होता था, और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, अब ये जो समास है इसमें समासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस उत्तर पद यानी बाद में आने वाला द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण या तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद होता है वो प्रधान होता है, और जो उसका पहले वाला पद होता है, प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो उसका विशेषण होता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नील कमल, नील कमल में नीला है जो कमल, तो नील में जो आ रहा है ये विशेषण है किसका, दूसरे पद यानी कमल का। तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास। ऐसे महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, तो चरण जो कमल है, चरण है वो कमल के समान है, कमल के समान जो चरण है, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान जो मुख है, मुख की विशेषता चंद्रमा के समान बताई गई है। तो ये हो गया इसका कर्मधारय समास। और आगे बात करेंगे द्विगु समास की। तो द्विगु समास जो होता है इसमें प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञावाची होता है। तो यहाँ पे बहुत आसान है द्विगु समास को समझना। त्रि, चौ, पंच, सप्त, सप्त, ये सब जो आगे वाले जो गिनतियों को दिखाते हैं वो द्विगु समास होते हैं। और द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास होता है, अब देखिए द्वंद्व समास में आपको क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी, बीच में लाइन मिलनी ही मिलनी है। द्वंद्व समास ऐसा समासिक पद होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों संज्ञा हो सकती है, दोनों विशेषण हो सकते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण में राम और कृष्ण, और की जगह पे यहाँ पे डैश लगा, तो जब भी डैश लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। दोनों में समानता दिखाई जाती है, दोनों में क्या कहते हैं कि और का लोप होता है, या का लोप होता है। जैसे पाप या पूर्ण, बुरा या भला, कंद और मूल, दाल रोटी, ये दोनों या तो विशेषण हो सकते हैं या फिर संज्ञाएं हो सकती है, दो के दोनों होंगे, दोनों प्रधान होंगे, तो द्वंद्व समास चलता रहेगा। बहुव्रीहि समास में ऐसा समासिक पद है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसका वो नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे नीलकंठ है, नील में नीला हो गया, कंठ माने गला हो गया, इसमें दोनों ही प्रधानता नहीं दिखाते हैं। प्रधानता किस प्रकार नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि नीलकंठ जब बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम ना नील के बारे में समझ रहे हैं, ना कंठ के बारे में समझ रहे हैं, हम इन सब के अलावा शिव को समझ रहे हैं, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये बात कह रहा है। दुरंगा, दो रंग वाला, अब ना हम इसमें दो को प्रधानता दे रहे हैं या दो के बारे में विशेषता बता रहे हैं, ना ही रंगा के बारे में बता रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं जो दो रंग वाला हो। ऐसे ही यहाँ पे निर्जन, तो निर्जन का मतलब क्या है, निकल गए जन जहां से। तो ऐसे एक स्थान की कल्पना की जा रही है जहाँ पे कोई व्यक्ति ना है। जन मतलब लोगों का होना, निर्मन निकल जाना, जहाँ पे ना निकलना है ना व्यक्तियों का है, एक ऐसी सुनसान जगह की बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों से अलग। तो ये हो गया और आपका बहुव्रीहि समास। यहाँ पे चक्रपाणि यानी चक्र है हाथ में जिसके, तो ये चक्रपाणि किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो चक्रपाणि को जब कहा जाता है तो हम कृष्ण की हमको पता चलता है। तो ना है इसमें चक्र से संबंधित है, ना पाणी से संबंधित, मतलब की प्रधानता है, किसी और ही बात की प्रधानता है। यहाँ पे बड़बोला में बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, तो
ये सारी चीजें होगी समास की। अब ध्यान देने वाली बात में यही सारी चीजें हमको फिर से मिलेंगी। क्या मिलेगा, यहाँ पे पहला बिंदु दिया गया है जिसका पूर्व खंड यानी पहला वाला खंड प्रधान हो तो अव्ययी भाव, जिसका उत्तर खंड यानी दूसरा खंड प्रधान हो तो तत्पुरुष, जिसके दोनों खंड प्रधान हो उसको द्वंद्व, जिसका कोई खंड प्रधान ना हो बहुब्रीहि। अब इसके अलावा इन सब में जो चीजें रह गई वो द्विगु समास, जहाँ पे जहाँ पे संख्याओं की बात आती है, और आ जाता है कर्मधारय समास जहाँ पे ओके नहीं कर्मधारय समास, हाँ जी, जहाँ पे पहला जो होना है दूसरा तो प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन प्रथम पद क्या होती है उसकी विशेषता बताता है, तो ये हो गया कर्मधारय। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको पहला एक प्रश्न मिल रहा है, प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने वाला। तो इसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सामने, तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बनेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहाँ पे जो प्रथम पद है प्रत्यक्ष, सामने मतलब कि किसी के सामने होना, तो यह जो प्रथम पद है वो विशेषता मतलब कि मुख्य है। अच्छे मतलब हो जाता है सामने। अब क्या कहते हैं किसी के, या फिर और प्र का मतलब हो गया सामने ही होना मतलब कि प्रत्यक्ष। अब तो यहाँ पे जो पहला पद है ये प्रधानता दिखाता है। दूसरा आ जाता है पंकज। अब यहाँ पे पंक धन ज मतलब पंक मतलब कीचड़ में जो उगता है तो उसको कहा जाता है पंकज। अब इसमें जो समास बनेगा वो बनेगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा था नील और कंठ जो आपने देखा था उसमें क्या हो रहा था, दोनों समास में प्रधान नहीं होते हैं, और इनको पढ़ने के बाद किसी और चीज के बारे में समझ में आता है। तो पंकज माने होता है कीचड़, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लेता है वो होता है कमल। अब यहाँ पे न कीचड़ की बात समझ में आई, न जल की जन्म लेने की बात समझ में आई, वो कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि हम इससे कमल की इसको कमल समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान होने वाला होता है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो यही हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, धर्म में कौन सा समास है। तो धर्म में जो समास है वो आपको मिल जाएगा इसमें द्वंद्व समास। क्योंकि यहाँ पे धर्म और फिर धर्म यानी दोनों चीजें क्या है, समान ही शब्द हैं, तो दोनों की प्रधानता लेंगे। आगे वाला धर्म पीछे वाले धर्म में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है द्वंद्व, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में धर्म और धर्म के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अगला जो प्रश्न है वह है प्राप्तांक, प्राप्त अंक। तो यहाँ पे प्राप्त है जो अंक, इसमें किसकी प्रधानता बन रही है। अंक जो आपको जो प्राप्त होने वाला अंक है, यानी कि अंक की विशेषता बात करें, मतलब अंक आपका प्रधान यानी दूसरा पद क्या है, प्रधान है। तो जो दूसरा पद जब इसमें प्रधान होता है और पहला पद इसमें विभक्ति का लोप होता है, तो इसमें आ जाता है आपका तत्पुरुष समास। जो डी वाला विकल्प है वो होगा इसमें सही। छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा है त्रिफला। त्रिफला शब्द का समास बताइए। जो त्रिफला में होता है, तीन आपको जब दिया गया है, तीन त्रि, जब तीन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी किसी संख्या से संबंधित बात होती है, 3 2, तो वहाँ पे होता है द्विगु समास, क्योंकि वहाँ पे गिनती की बात हो रही है। ठीक है, संख्या के बारे में बता रहा है, तो वो हो जाता है द्विगु समास। निर्धन की बात करेंगे। निर्धन में जो है निर्धन बिना धन के, ठीक है,
तो निर्धन में जो बात कर रहे हैं कि इसमें कौन सा होगा, मतलब कि क्या बताया जा रहा है बिना धन के, तो यहाँ पे बनेगा बहुब्रीहि समास। क्योंकि निर्धन में हम देख रहे हैं नहीं माने हो गया बिना, धन माने धन, जो बिना धन के हो वो क्या हो गया, गरीब, कुछ अलग ही बनता है, तो इस वजह से ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे जो दिया गया है वो है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है, तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, वो महात्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल की बात कर रहे हैं तो वैसे महात्मा की बात हो रही है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और इसमें से कहा गया है कि निम्न नौवा जो क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का में कर्मधारय समास नहीं है। अब कर्मधारय समास में आपने देखा कि जैसे महात्मा बना महान है आत्मा, वैसे भारतवासी, तो भारत के वासी तो इसमें तो है। ठीक है, महाजन महान है जो जन, पीतांबर पीता वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, ये बनती हैं। और जो दिया गया है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो वो बनेगा परमेश्वर। तो इसमें भारतवासी, भारतवासी में भारत के वासी, तो यहाँ पे जो वासी है वो विशेषता दिखा रहा है, भारत एक स्थान के बारे में, और तो प्रधानता इसमें बन रही है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका तत्पुरुष समास पहला वाला, इस वजह से ये कर्मधारय समास नहीं है। ओके जी, आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 10वां, कह रहे हैं इनमें से कौन सा पहला पद संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक के बारे में आपने जाना था, द्विगु समास में होता है संख्यावाचक। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया सूर्योदय में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो सूर्योदय में जहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है, मतलब सूर्य उदय हो रहा है, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पहला पद हो गया, उदय दूसरा पद हो गया, सूर्य के उदय होने की विशेषता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो द्वितीय पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, इस वजह से यहाँ पे तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर, तो यहाँ पे जो बन रहा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर या फिर ऐसे करके कुछ बनना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है बहुब्रीहि समास। युद्ध में स्थिर या फिर जो सत्य बोलने वाला, तो युधिष्ठिर का जब नाम लिया जाता है तो एक व्यक्ति के बारे में समझ में आता है, लेकिन जो युद्ध और स्थिर यहाँ पे जो दिया गया इसका विच्छेद तो नहीं हो पा रहा है, अलग नहीं हो पा रहा है हमसे, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। और आगे है निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो भैया जहाँ पे भी लाइन खींची रहे तो वो तो द्वंद्व समास होता है, जैसे राजा रंग दोनों, गंगा जमुना दोनों ही क्या हो गए, ये द्वंद्व समास हो गया। अब यहाँ पे न्यूनाधिक, न्यूनाधिक माने न्यून माने कम हो गया, अधिक माने ज्यादा हो गया, दोनों की विशेषताएं हैं। यहाँ पे डैश भले भी नहीं है, तो पर न्यूनाधिक मतलब न्यून कम की बात कर रहे हैं, अधिक माने अधिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या है कि आपका द्वंद्व समास काम कर रहा है। लेकिन ये जो बंधन मुक्त है आखिरी वाला विकल्प, ठीक है, उसमें आपका दोनों क्या है कि जैसे राजा और रंग दो संज्ञाओं के बारे में, ऐसे बंधन मुक्त में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा वो बंधन मुक्त यानी कि डी वाला ऑप्शन होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है षडानन, षडानन में कौन सा समास है। अब यहाँ पे संख्या के बाद सीधा सीधा आगे षडानन मतलब होता है जो संख्या 6 को षड़ा या फिर खड़ा कुछ कहते हैं, ऐसे सब लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन होगा इसका जो उत्तर होगा वो द्विगु समास होगा, पर यहाँ पे इसका उत्तर तो बहुब्रीहि समास दिया गया है। षडानन मतलब 6 है जिसके आनन, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास दिया गया है। ये भी बात सही है, क्योंकि षडानन कहने के बाद हमको सीधे सीधे 6 और आनन यानी सिर वाले के बारे में
ना समझ करके किसी और के बारे में समझना होता है। जिसके 6 सिर हैं ऐसे व्यक्ति की बात समझ में आती है। 6 सिर वाले होते हैं शायद हनुमान जी, या लेकिन उन तो पंचमुखी होते हैं, अ, हो सकते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलग ही बन रहा है, इस वजह से बहुप्रिय है। वैसे 6 होने की वजह से द्विगु बन सकता था, लेकिन चूंकि ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, ना 6 के बारे में बात कर रहा है, ना आनन यानी सिर के बारे में बात कर रहा है, ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, इस वजह से बहुप्रिय ही बना। और अगला जो क्वेश्चन है वो है दुख सुख। तो यहाँ पे सीधे सीधे द्वंद्व समास बनेगा, क्योंकि दुख और सुख दोनों की दोनों ही संज्ञाएं हो गई हैं। और क्या है क्या कि यहाँ पे दोनों समान रूप से हैं, तो इस वजह से यहाँ पे द्वंद्व समास रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से 2 पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बहुब्रीहि समास होता है उसमें ही आपको नया पता चलता है। तो बहुब्रीहि जो होगा ये नया अर्थ प्रकट करने वाला है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, और यहाँ पे खत्म हो गया तो इधर चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है नरसिंह, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास बताइए। तो यहाँ पे सीधे सीधा बहुब्रीहि समास लगता है कि नर और सिंह से मिलकर जो बनता है वो किसी और के बारे में बात करना है, तो बहुब्रीहि बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग हो जा रही है, बहुब्रीहि तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो नरसिंह, तो यहाँ पे बनेगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे नील कमल महात पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वैसे नर और सिंह, नर के समान सिंह, मतलब सिंह जो होगा नर के समान सिंह, यहाँ पे ये बनेगा। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है इकलौता। अब इकलौता में आपको क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, मतलब एक के बारे में बात कर रहा है। तो इकलौता मतलब अकेला, तो यहाँ पे एक संख्या मिल रही है, इस वजह से इसको कह देंगे ये द्विगु समास है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी जिसका पथ भ्रष्ट हो गया हो, जिसका रास्ता खत्म हो चुका हो, अब यहाँ पे दूसरे पद की प्रधानता बन रही है, इस वजह से यहाँ पे बनना चाहिए आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही होते हैं दूसरे पद की प्रधानता। अगले वाले क्वेश्चन में है, वहां पे दिया गया है देश सेवा में कौन सा समास होगा। देश सेवा मतलब देश की सेवा करना, और ऐसे में जो बन रहा है वो बनेगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों बन रहा है, क्योंकि देश एक स्थिर, मतलब सेवा क्या है उसकी इस विशेषता या फिर द्वितीय पद की प्रधानता बन रही है। अब कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ में भी तत्पुरुष बनना चाहिए, क्योंकि कुल तो एक स्थिर बात हो गई और श्रेष्ठ मतलब उसकी विशेषता बताना, तो यहाँ पे बनेगा तत्पुरुष समास ही, बी वाला विकल्प। अब यहाँ पे है सतसई। अब सतसई में सत मतलब 7 होना चाहिए। सतसई में सत मतलब सत सही, सत माने सॉरी 100 होता है, ठीक है। सतसई में सत मतलब होता है 100। अब जब 100 संख्या मिल रही है आपको, ठीक है, 100 आपको संख्या मिल रही है, तो हो गया ये द्विगु समास, तो ये द्विगु समास होगा। दीर्घायु की बात करेंगे, दीर्घ आयु, आयु, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ मतलब लंबी बड़ी होने की बात कर रहा है, और आयु तो आयु के लंबी होने की जो बात की जा रही है, तो ये बनेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उम्र के लंबी होने की विशेषता, यानी जो आयु है वो द्वितीय है पद, और पहला पद उसकी विशेषता बता रहा है, दूसरा पद क्या है, विशेष्य है, इस वजह से यहाँ पे कर्मधारय समास है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो है पंचानन। अब पंचानन में अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पंचानन दिया है, त्रिनेत्र दिया है, और आकंठ, आकंठ को छोड़ते हैं अभी। पंचानन में 5 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधे द्विगु समास बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द्विगु समास बनना चाहिए, लेकिन पंच है आनन, पंच है आनन यानी कि 5 है जिसके सिर,
तो 5 सिर किसके होते हैं? हनुमान जी के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात भी अलग हो जा रही है, इस वजह से ये बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास नहीं है, क्योंकि पंच है आन। तो यही थोड़ा सा बात होती है कि द्विगु और बहुब्रीहि बहुब्रीहि में कंफ्यूजन तब होगा जब आपको जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, या 3 नेत्र वाला, या फिर जैसे कहा जाए त्रिदेव, 3 देव कहा जाएगा तो उसमें द्विगु समास लगेगा। लेकिन पंचानन, पंच 5 हैं जिसके सिर, तो ऐसे में बन जाता है हनुमान जी, तो ये बन जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो बहुब्रीहि समास है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब 3 है जिसके नेत्र, वैसे तो देखने पे लगता है ये द्विगु, लेकिन त्रिनेत्र किसे कहा जाता है? शंकर जी को कहा जाता है। यहाँ पे अर्थ अलग मिल रहा है, इस वजह से ये बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि पंचानन में भी बहुब्रीहि है और त्रिनेत्र में भी बहुब्रीहि है। अब जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें आकंठ में समास बताइए। आकंठ मतलब कंठ के बिना या फिर सहित। तो आकंठ में जो होगा वो बनेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों बनेगा? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अ माने जो प्रथम पद है उसकी प्रधानता हो रही है, कंठ माने गले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पहला जो आकंठ का ये जो सी वाला विकल्प है, अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ में क्या समास है? संगीतज्ञ मतलब संगीत का ज्ञाता। अब संगीत का ज्ञाता में संगीत पहला शब्द हो गया, ज्ञाता दूसरा हो गया। यहाँ पे ज्ञाता के बारे में थोड़ी सी आपको क्या करें प्रधानता दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जो विकल्प बनेगा वो होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे दूसरे की प्रधानता हो रही है। यथा साध्य, साध्य के हम यहाँ पे यथा की बात कर रहे हैं, यथा पहले मिल रहा है तो सीधे सीधे प्रथम पद की प्रधानता बन रही है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होना चाहिए और यहाँ पे अव्ययी भाव समास ही है। और आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए है चतुर्वेद। चतुर्वेद का मतलब होता है 4 वेद। अब चतुर्वेद में 4 की बात आ रही है तो यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। और यहाँ पे चतुर्वेद को पढ़ने के बाद कोई और अर्थ तो नहीं निकलता है, तो यहाँ पे और कोई अर्थ तो नहीं निकलता है, पर यहाँ पे ये दिया गया है इसके बारे में द्वंद्व समास। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे होना चाहिए द्विगु लेकिन दे रहा है द्वंद्व, क्योंकि 4 वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे संख्या बन रही है। तो जो कुछ भी है चलिए, द्विगु नहीं हुआ है, यहाँ पे द्वंद्व समास है। नाक कान में आपका द्वंद्व समास ही काम करेगा, क्योंकि दोनों में आपका डैश लगाया गया है। एक दंत में आपका द्विगु समास काम करना चाहिए, क्योंकि एक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक दंती किसे कहा जाता है? भगवान गणेश को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास भी काम कर सकता है। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बहुब्रीहि समास होगा सही। आपने समझा कि एक दंत मतलब एक दांत की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक दंत श्री गणेश को कहा जाता है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आगे के जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में बस इतना।